हाँ बच्चों, चलिए आज हम लोग देखते हैं तरंग प्रकाश की। ठीक है, आपके क्लास 12th की जो फिजिक्स है उसका सेकंड पेपर में जो दूसरा चैप्टर आपका दिया है एनसीईआरटी में, वह दिया है तरंग प्रकाश की। तो हम लोग आज तरंग प्रकाश की के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। क्या है तरंग प्रकाश की, तरंग नाम क्यों आ गया? प्रकाश की तो आप बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान पूर्वक समझिएगा कि क्या था, घटनाएं कैसे घटी, इसके बारे में पहले हम इतिहास इसके कुछ समझते हैं। क्यों जरूरत पड़ी, क्या क्यों देने की आवश्यकता पड़ी, क्या है ये चीज। देखिए पहला नंबर, सबसे पहले हम प्रकाश को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में यह प्रकाश है क्या, यह प्रकाश है क्या, यह चलता कैसे है, यह एनर्जी कैसे करता है। पीछे से ध्यान सुनिए बात को। कहने का मतलब यह है कि जो तरंग प्रकाश की है उसको पढ़ने के लिए हम पहला नंबर कुछ इतिहास पढ़ते हैं कि अभी तक हम लोगों ने जो क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं, जो क्लास 10th से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, वो हम पढ़ रहे थे कणिका सिद्धांत। क्या पढ़ रहे थे? कणिका। न्यूटन ने कणिका सिद्धांत एक दिया था जिसे हम लोग पढ़ते अभी भी चले आ रहे थे, लेकिन अब हम तरंग प्रकाश की पढ़ेंगे जिसे हाइगेंस ने दिया था। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। पहला नंबर कणिका सिद्धांत के बारे में समझते हैं क्या हुआ। ये लगभग 1600 ईस्वी से लेके 1650 ईस्वी के बीच में जो न्यूटन महोदय थे, उन्होंने प्रकाश के बारे में बहुत सारी चीजें बताई। उन्होंने ये बताया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि वस्तुओं को देखने के काम में आती है। ठीक है, प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने के काम में आती है। कणिका सिद्धांत के बारे में समझें तो कणिका सिद्धांत उन्होंने ये बताया कि यह जो प्रकाश है जिस स्रोत से चलता है, उस स्रोत से छोटे छोटे कणों के माध्यम से आता है। जैसे सूर्य से प्रकाश आ रहा है ना, तो सूर्य से छोटे छोटे कण के माध्यम से वह प्रकाश हमारी तक पहुंचता है, या जिस वस्तु पर पड़ता है, पड़ने के बाद वो हमारी आंख में जाता है और रेटिना पे उसका प्रतिबिंब बन जाता है, और यह एक प्रकार की ऊर्जा लेके आता है, और जो कि यहाँ पे मतलब जिस वस्तु पड़ता है उस वस्तु को लेके हमारी आंख के रेटिना पर वो ऊर्जा प्रदान करता है और उस वस्तु को हमें दिखाई देता है। फिलहाल उन्होंने कई इसके एक्सपेरिमेंट किए। जैसे उन्होंने ये बताया कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है, और अगर जैसे कोई गोली मार दिया जाए तो एकदम सीधी रेखा पे जा रही है ना। तो कहने का मतलब अगर प्रकाश कणिका सिद्धांत का फॉलो कर रहा है, वह एक सीधी रेखा में जाती है। शुरू में थोड़ी जाने कि वो प्रकाश मुड़ रहा है क्या है। तो उन्होंने दिया कि कणिका सिद्धांत में जो कण है वो एकदम सीधी रेखा में चले जाते हैं। उन्होंने आपका अपवर्तन, परावर्तन जैसी घटनाओं को भी अपने कणिका सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने समझाया। बाद में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिस घटनाओं की वजह से उनका कणिका सिद्धांत फेल हुआ। वो सिद्धांत क्या थे जिसकी वजह से फेल हुआ? प्रकाश का व्यतिकरण विवर्तन नहीं सिद्ध हो पा रहा था कणिका सिद्धांत से। 1665 के आसपास हाइगेंस नामक एक वैज्ञानिक थे जो हॉलैंड के थे। उन्होंने कणिका सिद्धांत को नकारा और उन्होंने कहा कि नहीं, प्रकाश एक तरंग है, वेव है, तरंग है। और तरंग के सिद्धांत से उन्होंने व्यतिकरण और विवर्तन को साबित किया। अपवर्तन जो हमने अभी तक परावर्तन अपवर्तन पढ़ा है, इसको भी उन्होंने प्रूफ किया। आपके क्लास 12th में इसका सिद्ध है, प्रूफ है कि तरंग के माध्यम से, वेव के माध्यम से आप सिद्ध करिए अपवर्तन परावर्तन, जो कि हम कराएंगे आपको। ठीक है, तो जो तरंग प्रकाश की है उसमें जो विवर्तन और व्यतिकरण की घटना हुई, इससे साबित हुआ। आगे चल के कुछ घटनाएं ऐसी थी जिससे तरंग के माध्यम से भी नहीं सिद्ध हुआ, जैसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ध्रुवण की घटना तो क्या कहते हैं, एक तरंग का सिद्धांत इन्होंने दिया था कि यह अनुदैर्ध्य तरंग है। उन्होंने जब तरंग सिद्ध किया तो उन्होंने अनुदैर्ध्य तरंग करके कहा, और उसको भी बाद में साबित नहीं कर पाए वो।
फिर उसे अनुप्रस्थ मान के ध्रुवण की घटना को सिद्ध किया गया। फिलहाल हम समझने चलते हैं अब कि कणिका सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने जो जो बातें कही और तरंग के सिद्धांत से ये प्रूफ कैसे हो रहा है, दोनों बातें प्रूफ कैसे हो रही हैं। अगर हम ध्यान से देखें बच्चों, तो व्यतिकरण क्या है, विवर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है, परावर्तन क्या है। फिलहाल अपवर्तन आप जानते हो, परावर्तन आप जानते हो। परावर्तन क्या होती है कि कोई प्रकाश की किरण अगर किसी वस्तु से टकराती है, टकराने के बाद अगर वो एकदम सरफेस क्लीन है, ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, तो उससे परावर्तित होके एक एंगल बनाते हुए, उसी एंगल बनाते हुए सीधे निकल जाती है, यानी वापस लौट जाने की घटना हमारे परावर्तन कहलाती है। अपवर्तन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित होके चली जाती है। हमने परावर्तन इतना डिटेल में भी पढ़ा है, हल्के हल्के पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। व्यतिकरण जो घटना थी वो बड़ा इंटरेस्टिंग थी। उन्होंने बताया न्यूटन ने कि अगर कणिका सिद्धांत है तो अगर दो कण मिले कहीं पर, जैसे एक कण जा रहा है, अगर दूसरा कण भी जा रहा है, वो दोनों मिले तो वहां ज्यादा ब्राइट हो जाना चाहिए, ज्यादा चमकीला हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। न्यूटन के हिसाब से कणिका सिद्धांत में यह होना चाहिए कि अगर बहुत सारे कण स्रोत से निकल के और कहीं पर मिल रहे हैं तो वो ज्यादा ब्राइट उत्पन्न करें, ज्यादा चमकीला होंगे। लेकिन ये प्रयोगशाला में बाद में देखा गया, देखा तो पहले ही जाता लेकिन लोग इतना समझ नहीं पाते थे। बाद में जो हाइगेंस हैं उन्होंने ये देखा और सिद्ध भी किया कि अगर उनके एक जूनियर थे यंग, उन्होंने 2 स्लिट प्रयोग किया था, बाद में चल के अभी आपको मालूम चलेगा, इन्हें हाइगेंस के ही थे वो जूनियर। तो हुआ क्या कि अगर 2 प्रकाश की किरणें मिल रही थी तो वो प्रकाश की किरणें कहीं कहीं एकदम अंधेरा, जैसे इसी कमरे में है ना, तो कहीं कहीं अंधेरा डार्क पॉइंट और कहीं कहीं चमकीला होता था। मतलब यह विवर्तन व्यतिकरण की घटना हुई। व्यतिकरण की घटना में क्या हुआ कि जब 2 प्रकाश की किरणें मिल रही थीं तो मिलने पर कहीं कहीं प्रकाश बहुत तीव्र हो जाता था और कहीं कहीं बिल्कुल अंधेरा हो जाता था। यह घटना कणिका सिद्धांत से सिद्ध नहीं हो पा रहा था। कैसे नहीं सिद्ध हो पाएगा? अरे अगर 2 कण मिल रहे हैं तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए, और उजाला करना चाहिए ना। ये डार्कनेस कहां से आ जा रहा है, ये अंधेरा कहां से आ जा रहा है, ये प्रूफ करने में वो असफल रहे। कणिका सिद्धांत यहां फेल होता हुआ। अब वेव्स कैसे ये सिद्ध करेगा अभी हम आपको बताते हैं। वेव्स है क्या इसके बारे में। विवर्तन की घटना, विवर्तन की घटना ऐसी होती है कि किसी तीक्ष्ण छिद्र से या कोई सामने अवरोध रख दिया जाए तो वहां से जब प्रकाश जाती है तो अगर कणिका सिद्धांत है तो कण जैसे निकला वैसे सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन वह मुड़ जाता है। वह क्या होता है? मुड़ जाता है। तो यह जो मुड़ने की घटना है यह विवर्तन की घटना कही जाती है, इसी को विवर्तन कहते हैं। जैसे आप अपना एग्जाम्पल समझिए अपने घर में, जैसे यहां से देखिए सूर्य की प्रकाश का अगर कोई किरण आए तो जितना खिड़की है उतना ही प्रकाश अंदर आनी चाहिए, बाकी जगह डार्क होना चाहिए, क्योंकि कण जहां जहां गिरेगा वहीं वहीं उजाला करना चाहिए था। लेकिन हम देखते हैं पूरे कमरे में उजाला हो जाता है, पूरे कमरे में। फिलहाल न्यूटन माने नहीं थे, वो इसे साबित करने की पूरी कोशिश किया। उन्होंने कहा कि जब प्रकाश किरणें आती हैं तो यहां पर टकराती हैं, टकराने के बाद परावर्तन की घटना होती है, दूसरी जगह टकराती हैं, तीसरी जगह, ऐसे टकराते टकराते पूरे कमरे में क्या बना देती हैं? उजाला बना देती हैं। लेकिन ये बहुत ज्यादा सत्य ठीक नहीं था, है ना। तो क्या कहते हैं, इतनी घटना होती होती उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी और कम होता चला जाएगा, तो इतना ठीक नहीं था। तो उन्होंने क्या बताया कि ऐसा नहीं है, प्रकाश मुड़ता है, प्रकाश मुड़ के फैलता है। उन्होंने विवर्तन की घटना को समझाया। सीधे से मतलब समझिए कि विवर्तन की घटना क्या है, अभी आगे चल के पूरा चैप्टर इसका चलेगा। विवर्तन क्या होता है? तीक्ष्ण किनारों पर या अवरोधों पर मुड़ जाने की घटना, जो कि कणिका सिद्धांत नहीं सिद्ध करता लेकिन तरंग सिद्धांत से सिद्ध हो जाता है। आगे चल के हम ध्रुवण की घटना पढ़ेंगे। ध्रुवण की घटना में क्या होता है कि ये टूरमैलिन नामक पदार्थ होते हैं, क्रिस्टल्स, ऐसे ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं। 2 क्रिस्टल अगर ले लिए जाएं तो अगर प्रकाश का स्रोत से कोई प्रकाश आ रही है
तो उसको ऐसे रख दें और एक ऐसे रख दें तो प्रकाश रुक जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। जबकि कणिका सिद्धांत में कण पार हो जाने चाहिए थे, उसको रोकना नहीं चाहिए था। अगर अनुदैर्ध्य थी तब, अनुदैर्ध्य मतलब फिलहाल वो तरंग के माध्यम से सिद्ध हो गया, कणिका सिद्धांत से सिद्ध करना इसको भी मुश्किल था। जब हम ध्रुवण के चैप्टर में आएंगे तो और विशेष रूप से इसको हम ध्यान से देखेंगे। तो हमने ये देखा कि कणिका सिद्धांत जो न्यूटन का था वो लगभग फेल होने के कगार पे था, वो व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण जैसे चीजों पर नहीं लागू हो रहा था। तो हाइगेंस ने दिया हमारा तरंग सिद्धांत, वेव की थ्योरी। वेव पहला नंबर हम समझते हैं कि वेव है क्या, उसके बाद फिर उसके सिद्धांत को हम समझेंगे। व्यतिकरण कैसे सिद्ध हो रहा है, विवर्तन कैसे सिद्ध हो रहा है। वेव वैसे हम देख तो नहीं पाएंगे, वेव एक माध्यम, एक एनर्जी के फॉर्म में चलती है, एनर्जी को लेके चलती है। जैसे आप ध्वनि जो सुन रहे हैं ना, यह भी एक वेव्स है, तरंग है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जो जल है, तालाब कहीं पर होंगे आपके आसपास, उस पर एक पत्थर फेंकेंगे, तो जब पत्थर फेंकेंगे तो उसमें लहरें उत्पन्न होंगी। समुद्र में भी लहरें आती हैं, समुद्र तो आप लोगों ने देखा ही होगा, आपके बगल है, पड़ोस में है क्या? तालाब तो होंगे, तालाब देख लीजिए, अब समुद्र कहाँ जाओगे देखने। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो तालाब था, तालाब में अगर पत्थर फेंक दिया जाए तो देखिए उसमें एक विक्षोभ उत्पन्न होता है, ऊपर नीचे जल होता है, ऐसे चला जाता है और वो किनारे तक जाता है। मान के चलिए एक पत्थर ले लीजिए और मजा लीजिए आप से डुबा डुबा के, तो वो लगातार वेव्स ऐसे ऐसे निकल के जाएंगे। आप उसे वेव्स समझ सकते हैं कि वो वेव्स है, देख सकते हैं आप वेव्स। उसमें क्या हो रहा है ध्यान समझिए थोड़ा सा। जो जल के कण है वो ऊपर नीचे हो रहा है, फिर पीछे, फिर ऊपर नीचे होता चला जा रहा है। ये जा क्या रहा है भाई? जा क्या रहा है? ऊपर नीचे हो रहा है ना, ये जल जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है। ये किनारे तक जा कहां रहा है जब जल तो वहीं है, जल नहीं जा रहा है। आपने जो विक्षोभ किया था तो जल किनारे थोड़ी जा रहा है, समझ रहे हैं? पीछे बच्चे स्क्रीन पर देख लो, ध्यान से सुनो। अब जो तरंगे थी बच्चों, वो तरंगे ऊपर नीचे होके जा रही हैं, लेकिन वो जा क्या रहा है? वो जा रही है तरंग, एक ऊर्जा। जो हमने विक्षोभ किया था, जो हमने उसे डाला था जल में, तो जल को डिस्टर्ब जो किया था, तो एक एनर्जी हमने लगाई थी, वह एनर्जी जा रही है किनारे तक, वो ऊर्जा जा रही है किनारे तक। अब ये जो, अब ध्यान से समझिए, एक ही कंसेप्ट में सारा चीज समझ सकते हैं, अभी आएगा आपके में। ये जो ऊपर उठता है जल, उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। नीचे जो जब दबता है उसे बोलते हैं गर्त। आप ऐसे समझिए कि जल कुछ ऐसे जा रहा है, ऐसे, तो ये जो हो गया ये स्ट्रिंग हो गया, ये स्ट्रिंग हो गया, और ये जो है वो गर्त है। ये स्ट्रिंग और ये गर्त, नीचे ऐसे ऐसे। इसके सीध में जो जा रही होती है ना, उसी को ही हम तरंग बोलते हैं, वेव बोलते हैं। जो सीध में इसके जा रही थी, जो ऊर्जा जा रही है, उसी को हम तरंग बोलते हैं, उसी को हम वेव बोलते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग और गर्त, स्ट्रिंग गर्त, स्ट्रिंग गर्त के माध्यम से ये जल ऐसे ऊपर नीचे होता रहेगा और आगे तरंग चलती चली जाएगी। क्लियर है? एक तरीके से वेव्स, दो वेव्स होते हैं आपको, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दो तरंगे, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि जब ध्वनि वाला चैप्टर था तो उसमें भी आया था। अनुदैर्ध्य तरंगे जो होती हैं, उसमें जो अनुदैर्ध्य तरंगों में होता क्या है कि जो माध्यम के कण हैं वो तरंग के चलने की दिशा में ही कंपन करते हैं। जैसे हमारी ध्वनि है ना, तो जब हम बोलते हैं तो इसको आगे आगे ऐसे जो वाइब्रेट करता है, जो वायु के कण है, इसको ऐसे से धक्का मारता है और धक्का मारते चला जाता है और आपके कान तक जाता है, ईयर ड्रम को डमडमाएगा और बताएगा कि हाँ ये चीज ये ऐसा बोला जा रहा है, मतलब वो सिग्नल देगा। जैसे क की आवाज बोलते हो तो क की आवाज जो कान में जाती है वो डमडमाता है कि ऐसे 2 बार डम हुआ तो क समझ लीजिए, 3 बार हुआ ग समझ लीजिए। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो अपना हमारा माइंडसेट ऐसे है कि वो अपने आप समझ लेता है शब्दों को। क्लियर है?
तो वह जो होता है अनुप्रस्थ तरंगे होती है। अनुदैर्घ्य तरंगों में क्या होता, अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। अनुप्रस्थ तरंगों में होता है कि माध्यम के कण ऊपर नीचे कंपन करते हैं और तरंग सीधा निकलता है। फिलहाल वो वेव्स में हम पढ़ लेंगे, जो भी है चीजें देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि जो यह प्रकाश है यह तरंग के माध्यम से कैसे चलता है। उन्होंने बताया, हाइगेंस ने बताया कि जो तरंग के माध्यम से चलता है, ये है स्ट्रिंग, और ये भी स्ट्रिंग है, यह भी स्ट्रिंग है, यह गर्त है, यह गर्त है, ठीक है। स्ट्रिंग गर्त के माध्यम से चलता है। ध्यान समझिएगा, ये जो स्ट्रिंग होते हैं, जैसे ये जो ऊपर आ गया पार्ट ना, इसको समझने में थोड़ा सा जल का है तो आपको दिक्कत होगी। आपको हम बनाते हैं, जो विक्षोभ हुआ था, जैसे सपोज दैट यहां पे हमने, ये जल भरा हुआ है, हमने यहां पे इसको डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है। तो होगा क्या कि एक लहर आएगी, वो ऐसे ऊंची उठेगी, ठीक है, इसके चारों तरफ एक ऊंची लहर उठेगी, फिर एक नीचे जाएगी, उसके बगल वाली ही नीचे जाएगी, फिर उसके बाद वाली पुनः ऊंची उठ जाएगी, ऐसे समझिए। फिर इसके बाद जो होगा वह नीचे जाएगी, इसके आगे फिर ये जो है ऊपर उठेगी। इस वाले को हम मान लेते हैं स्ट्रिंग, यह भी स्ट्रिंग है, यह भी स्ट्रिंग है, और ये जो डॉटेड है इसे हम गर्त मान लें। क्या मान लें? गर्त, कि यह गर्त है, ठीक। एक शब्द आएगा अभी हाइगेंस के तरंग सिद्धांत में कि यह ये जो है ना, ये इस पे जो माध्यम के कण हैं वह समान कला में है। ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग जैसे जब ऊपर उठा, जल में तुमने डुबोया है, जब ऊपर उठा जो जल के कण, तो जो जल के कण उठे ऊपर, वो क्या हो गए? सब समान कला में है। तो यह जो पृष्ठ हुआ जो समान कला में है, इसी को हम तरंगाग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तरंगाग्र, 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 तरंगाग्र। तरंगाग्र हमारा जो है वो क्या होता है? ये यानी अगर हम कल्पना करें कि कोई प्रकाश की किरण जब चलती है, तो जैसे ये विक्षोभ किया हमने, तो श्रृंगगर्त उत्पन्न हो रहा है। तो जितने श्रृंग वाले हैं वो सब वेव फ्रंट, इसको इंग्लिश में वेव फ्रंट बोलते हैं, ठीक है। तरंगाग्र यानी जो समान कला में माध्यम के कण हैं उनको हम तरंगाग्र कहते हैं। और हम ये आगे चल के बोलना स्टार्ट करेंगे कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो तरंगाग्र में चलती हैं, यानी तरंगाग्र आगे बढ़ता चला जाता है और उसके लंबवत जो ऊर्जा जाती है उसी को हम तरंग कहते हैं या लाइट कहते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं। प्रकाश जो इसके सीध में जाती है, यानी जैसे यहां पे है तो ऐसे प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, ऐसे किसके? इसके लंबवत, इस तरंगाग्र के लंबवत निकल रही है। क्लियर है? इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि यह वाला तरंगाग्र क्या होता है। समझ में आया कि जिस माध्यम के वे कण जो कि समान कला में है, जो कि समान, वह काल्पनिक पृष्ठ, ऐसे समझिए कि वह काल्पनिक पृष्ठ जिसमें माध्यम के कण समान कला में होते हैं, उस पृष्ठ को हम तरंगाग्र बोलते हैं। फिलहाल